वर्तमान दौर में जो बड़ी जबरदस्त भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है वह है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर के जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और उस तरह की तमाम वंशवादी पार्टियां उंगली उठा रही है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है, एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात जो कर रहा है निर्वाचन आयोग। यारा ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। अनुच्छेद 324 साफ शब्दों में कहता है कि चुनाव से संबंधित अधिचन, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। इसको निर्वाचन आयोग को नागरिकता परिभाषित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो लोग भारत के नागरिक हैं उन नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। बात बहुत सीधी सी है। हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ युवा युवतियां नागरिक ऐसे होते हैं जो 18 साल की उम्र को प्राप्त करते हैं, तो उनको ये वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची का निर्माण होता है, उसमें भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक और 18 वर्ष उम्र, यही तो मतदाताओं का की योग्यता का प्रमाण है, वही निर्वाचन आयोग कर रहा है। तो भला इन परिस्थितियों में इसके इतने व्यापक पैमाने पर विरोध का अधिकार है कहाँ? अनुच्छेद 329 साफ शब्दों में कहता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित लिए गए निर्णयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। या यहाँ पर आपको ताली बजा करके अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी बात की ओर मैं ले जा रहा हूँ। इसका विरोध करने वाले जो जननायक हमारे हैं हिंदुस्तान के, राहुल गांधी, वो इनका विरोध कर रहे हैं, जबकि स्वयं राहुल गांधी की नागरिकता विवाद के घेरे में है। यार, एक ब्रिटिश कंपनी के ये डायरेक्टर हैं और वो ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर होने के लिए उसको ब्रिटिश नागरिकता चाहिए। इस संबंध को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वह व्यक्ति जो स्वयं विवाद के घेरे में हो, जिसकी नागरिकता स्वयं संदेहास्पद हो, वह व्यक्ति सड़कों पर उतर करके लोगों को बरगलाने का ऐसा काम करेगा, ये भारतीय लोकतंत्र में और भारतीयों को कभी शोभा नहीं देता है। इतिहास के झरोखों से अगर हम टटोल कर देखें तो इस तरह के वाक्य आपको जबरदस्त मिलेगा जहां कांग्रेस रूपी पार्टी ने इस तरह का छला हुआ पूर्ण खेल खूब खेला है। पहला उदाहरण आजादी से पहले मैं देता हूं 1939 का, जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव हराया। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी चरम पर थी कि उनको कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी कांग्रेसियों ने चुनाव जिताया। लेकिन ये भला कहां मंजूर था नेहरू और गांधी को? उनको इतना बेबस और लाचार किया गया कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। ये वोट चोरी, जीते हुए व्यक्ति को कैसे मूर्छित कर धराशाही किया जाता है, इसका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण 1946 में मिलता है। यार, भारत की तकदीर और दशा और दिशा दोनों पलट गया होता, काश कांग्रेस कमेटी की बातों को मान लिया गया होता। लेकिन उस वक्त बात एक ऐसे व्यक्ति की मानी गई जो स्वयं कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, दैट वाज महात्मा गांधी। आप इतिहास के पन्नों को टटोल कर देख लें। कांग्रेस की राज्य इकाइयों को नाम सुझाव देना प्रस्तावित करना था, तमाम इकाइयों ने नाम का सुझाव दिया सरदार पटेल का। और ये सरदार नहीं थे बंधु, ये सरदार बेहद असरदार व्यक्तित्व थे। उनके नाम का सुझाव देना था, अंतरिम सरकार का मुखिया उन्हीं को बनना था। लेकिन ये भला पटेल और नेहरू को नागवार गुजरा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और गांधी ने पटेल को कहा कि इन्हीं को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनने दो, और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री को हो तो उन्हीं को बनना था, वो बने। क्योंकि स्पष्ट था कि अंतरिम सरकार का जो मुखिया बनेगा आजादी के बाद के भारत में, वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये दूसरा उदाहरण है जहां पर वोट चोरी की गई, सत्ता को बल जबरन अपने स्वार्थ के लिए हथियाया गया। तीसरा उदाहरण 1949 को मिलता है, जब पटेल समर्थित उम्मीदवार जो टंडन थे, उनको इस्तीफा देने के लिए नेहरू ने कहा और इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। आपको चौथा उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, आपको पांव तले जमीन खिसक जाएगा, वो 1952 का है, रामपुर के लोकसभा चुनाव का। रामपुर के लोकसभा चुनाव में मौलाना आजाद चुनाव हार चुके थे और विशंबरनाथ टंडन चुनाव जीत चुके थे। हमारे माननीय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने फोन करके केसी पंत को कहा, गोविंद वल्लभ पंत को कहा कि आप मौलाना आजाद को जिताओ और तभी आपकी नौकरी सुरक्षित है। मतलब खुले तौर पर एक धमकी थी कि पंत साहब आप सीएम तभी बने रह पाएंगे जब आप मौलाना आजाद को चुनाव जिताएंगे। यहां तक कि टंडन साहब जो चुनाव जीत चुके थे, विजय जुलूस निकालने वाले थे, डीएम ने ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी थी। मजबूर होकर के डीएम साहब ने उन लोगों को बुलाया और एक बार फिर से जीती हुई बाजी को पलट दिया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रकरण जो आता है, जो एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आएगा, वहां से भारत में कांग्रेस के परिवारवाद की कड़ियों को आपको स्पष्टता समझ में आएगा। जब नेहरू ने निजलिंगप्पा को
के नाम को हटा करके इंदिरा गांधी के नाम को प्रस्तावित किया था अध्यक्ष के पद पर, महज इसलिए क्योंकि इससे इंदिरा गांधी के मन को अच्छा लगेगा। मतलब देखिए, योग्यता कोई माने नहीं है, गांधी नेहरू परिवार का सेटिस्फेक्शन ही महत्वपूर्ण है। ये क्या व्यापक पैमाने पर वोट चोरी, सत्ता चोरी का खेल ये खेलते आया है? क्या ये राष्ट्र उनकी व्यक्तिगत और बपौती जागीर है? दूसरा उदाहरण, कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक वंशवाद शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी 1968 में हुई। 1980 में सोनिया गांधी मतदाता बनी। अभी हमने बतलाया कि भारत में मतदाता बनने के लिए दो ही योग्यता है, नंबर 1 की 18+ एज होना चाहिए और नंबर 2 भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन ये दोनों योग्यताओं में ये 18+ तो थी, लेकिन भारत के नागरिक नहीं थे। तो 18+ पूरी दुनिया में लोग तो क्या भारत के नागरिक हो जाएंगे? क्या भारत एक ढाबा है? लेकिन सोनिया गांधी को दिया गया, व्यापक पैमाने पर इसके बवाल होने की कड़ियां आई। फिर से 1983 में उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया और भारत की नागरिकता 1983 में ली गई। तो माननीय सोनिया गांधी जो 1968 में शादी करके भारत की एक प्रकार से बहू बन के आई थी, उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि भारत की नागरिकता ले लें। क्या ये राष्ट्र उनकी बपौती जागीर है जो 1980 ईस्वी में उन्होंने मतदान पर ये किया? क्या इस राष्ट्र में तमाम विदेशी लोगों को आकर के वोट देने का अधिकार रहेगा? और एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं 1999 का देना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी थी और गिरने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने सत्ता के लिए दावेदारी पेश किया था। अब आप अपने अंतःकरण से पूछें, क्या हम लोग इस राष्ट्र की प्रजा हैं? क्या नेहरू गांधी परिवार के लोग हम लोगों के राजा हैं? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एजुकेशन का श्रृंगार ज्यों-ज्यों बढ़ा, छवि त्यों-त्यों धूमिल हुई और आज लोगों को समझ में आ रहा है, या यूं कहे कि बहुत हद तक समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, हो क्या चुका है और होना क्या चाहिए। तमाम मतदाताओं से अपील है कि वो पहचाने राष्ट्र के हित को, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, भारत में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तो क्या भारत में मुसलमानों की आबादी कम है? यार, इन लोगों का बेहतर उत्थान तो किया जाए। व्यापक गरीबी और अभाव में जीने वाला ये कौम है, उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश तो की जाए। क्या जरूरत है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करा करके, मतदाता बना करके यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने की? बंधु, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। ये राष्ट्र आपका है और ये राष्ट्र सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत।